इमरान याकूब साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सर, ये कहीं से कोई इशारा मिला है जो ये अपोजिशन जमातें, शहबाज शरीफ साहब को भी हम सुन रहे थे धड़म तख्ता होने वाला है, जरदारी साहब एक तरफ वो नून लीग के ऊपर जिस तरह की बातें कर रहे थे और अब वो जो कह रहे हैं कि मैं विफाक में जाकर जंग करूँगा और मैं एक एहतजाजी खैमा भी लगाने जा रहा हूँ, ये अचानक से हुआ क्या है? ये हौसले तो बुलंद नहीं हो गए हैं इंतखाबी मैदान में कामयाबियों के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, देखिए, जो सियासत होती है ना, हमेशा मफरूज़ों पे होती है। बात चीज़ें हैं जिनके बारे में पहले सोचा जाता है, समझा जाता है और फिर उसके मुताबिक जो सियासी जमातें हैं वो अपनी वर्किंग शुरू कर देती हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि सियासत में कुछ हलकों का रोल इस तरह से होता है कि उनकी मर्ज़ी के बगैर या उनकी मदद के बगैर आम तौर पे कुछ इतना आसानी से मुमकिन नहीं होता। अब कहा यह जा रहा है कि उन हलकों की तरफ से हुकूमत को वो सपोर्ट हासिल नहीं रही, या आम अगर अल्फाज में कहा जाए कि जो 3.25 साल से एक पेज की बात की जा रही थी वो शायद एक पेज उस तरह से नहीं रहा, क्योंकि उन हलकों ने भी शायद ये महसूस किया है कि इमरान खान साहब बतौर वजीर आज़म उस तरह से वो डिलीवर नहीं कर पाए जिस तरह से उन्हें डिलीवर करना चाहिए था। अब ये अलग बहस है कि वो वाकई डिलीवर नहीं कर पाए या उनको हालात ऐसे मिले। अब जैसे हमने इमरान खान साहब का जो चलाया वजीर आज़म साहब का, तो वो तो बेचारे रोना रो रहे थे कि जी हम क्या करें, ज़रा सी हम कोशिश करते हैं तो साथ ही फिर डॉलर ख़त्म हो जाते हैं, हमें IMF के पास 20 दफ़ा जाना पड़ता है। तो गुजारिश ये तो उन्हें वज़ीर आज़म बनने से पहले भी पता था। यही सवाल मैंने बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से किए हैं कि अगर आपको मालूम नहीं था तो ये जिस वक्त आप ऑपोजिशन में थे आपको उस टाइम पे ये बताना भी चाहिए था कि हमें इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हम आके कोशिश करेंगे कि हम ठीक करें और वक्त लगेगा इसको ठीक करने में। तो वो कहते हैं कि नियत तो साफ है ना। नहीं, ये तो कोई जवाब नहीं है। आयशा, गुजारिश ये कि ये तो कहते थे कि हमें सब पता है, हमने उसका होमवर्क कर रखा है, हमारे पास 200 एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद है, रजा रूमी साहब, आमिर ज़िया साहब दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी बताएंगे। ये तो इतने बुलंद बांध नारे लगाते थे, दावे करते थे और ये लगता था कि 200 एक्सपर्ट्स जो हैं वो आएंगे तो ऐसा चमत्कार होगा कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। फिर बाहर से जो हजारों अरब डॉलर आने थे, अनफॉर्चुनेटली वो भी ना आ सके। तो ये मामला जो है ना, मैं समझता हूँ कि शायद इनका होमवर्क था ही नहीं, PTI ने कोई तैयारी नहीं की थी। इनका ख्याल था कि इमरान खान साहब की जो शख्सियत का, उनकी ज़ात का जो करिश्मा है उसकी मदद से ही वो सब कुछ कर लेंगे। लेकिन सियासत के सीने में दिल नहीं होता। सियासत में चीजें सिर्फ सोचने से नहीं होती, अमली तौर पे बहुत कुछ करना पड़ता है। वापिस आपके सवाल की तरफ आ जाता हूँ कि जब इस सिनेरियो में आप सब कुछ देखेंगी तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को ये लग रहा है, और शहबाज शरीफ साहब ने आज जो बात की है कि अगर हम आज भी नहीं करेंगे तो फिर जो है ना आवाम का हाथ होगा और हमारा गिरेबान होगा। तो ये सारी ऐसी बातें उसी वक्त की जाती हैं जब हालात साजगार नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है आमिर ज़िया साहब, ऑपोजिशन को हालात साजगार नजर आ रहे हैं अब अपने लिए, इसलिए इतने एक्टिव हैं, या फिर ये जो इंतखाबी मैदान में कामयाबियां मिली हैं उसकी वजह से इतने हौसले बुलंद है? इसमें जो आयशा दिलचस्प बात ये है कि ये पहली मरतबा तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हो रहा कि 2-3 बरस के बाद जो है पूरा माहौल या पूरी फजा जो है वो लगता है कि हुकूमत वक्त के खिलाफ हो गई है। हमारी जो जमहूरी हुकूमतें ये उसी जो हमेशा से होता है उसी का तसलसल है। 90 की दिहाई को याद करें आप, 2 मरतबा बेनज़ीर साहब और नवाज शरीफ साहब को मौका मिला, 18-20 माह के बाद यही सूरत हाल होती थी कि जो कि आज PTI की है। फिर मुशर्रफ साहब के दौर हुकूमत का जब खात्मा हुआ, फिर हमने देखा कि जरदारी साहब की हुकूमत थी और उनके 2 वज़ीर आज़म जो थे बाद दीगरे, उसमें भी आप याद करें कि कितनी इनस्टेबिलिटी थी। यही कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ। तो पहला मेरा ये बयान करने का मकसद ये है कि हमारे इस पूरे निज़ाम के खमीर में एक तरह का अदम इस्तेकाम है। यहाँ पर अगर आपको भी वज़ीर आज़म बना दिया जाए तमाम तर नेक ख्वाहिशात और उसके साथ कि आप बहुत ईमानदार हैं, तो गालिबन क्योंकि इस निज़ाम में अदम इस्तेकाम है और हमारा जो सिस्टम है उसमें उसकी वजह से कुछ अरसे के बाद जो है यही सूरत हाल होगी। अवाम जो है पाकिस्तान के, और हम हमेशा तरक्की पजीर ममालिक में मसला रहता है कि हर 2-3 बरस के बाद उनकी तवक्कुआत इतनी ज़्यादा होती हैं और हुकूमत वक्त जो है उसको पूरा नहीं कर सकती। ज़ाहिर है कि एक तरक्की पजीर मुल्क है तो अंग्रेजी में एक टर्म होती है जी 2 ईयर इच या 3 ईयर इच। हर 2-3 साल के बाद एक खारिश सी होती है जिसमें होता है कि जिसको तब्दील कर देना चाहिए। तो ये उसी का तसलसल भी है। अब इसमें इमरान खान साहब के साथ जो मसला हुआ कि उन्होंने तवक्कुआत लोगों की हद से ज़्यादा बढ़ा दी,
लेकिन उन्होंने एक और जो उनसे मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एक मैं समझता हूं कि नादानी हुई, वो ये कि उन्होंने सिस्टम में रहते हुए काम करना कबूल किया, और इस सिस्टम के अंदर उनके पास ना 2/3 अक्सरियत थी, ना उनके पास वो तजर्बा था, ना वो जोड़ तोड़ वो इतना वो कर सके उतनी शातिर तरीके से कि वो अपने एजेंडे पर अमल दरामद कर सकते जो कि अवाम की भलाई का हो। उनकी सियासत का बुनियादी कॉर्नर स्टोन जो था वो एहतिसाब था। इस मुल्क में एहतिसाब भी नहीं हो पाया। आप देखें कि जितने बड़े मगरमच्छ थे या जिनको वो निशाना बनाना चाहते थे, और उनके उसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। एक साहब जो यानी कि नवाज शरीफ साहब, डिस्पाइट हिज कन्विक्शन, वो बहरे उन्हें मुल्क चले गए। बाकी आज देखें कि ठीक है, लोग जेल में गए, शोर मचा थोड़ा बहुत, लेकिन कन्विक्शन नहीं हुई, क्लोजर नहीं हुआ। तो वहां पर भी उनका सिस्टम, और वो मसला जो था सिस्टम का था, क्योंकि प्रोसिक्यूशन आपकी कमजोर है, इन्वेस्टिगेशन कमजोर है, और अदलिया के निज़ाम ऐसा है कि जो ओपन एंड शट केसेस होते हैं आयशा, उसमें भी हम सजा देने से कासिर होते हैं। वो जो अभी इस्लामाबाद में कत्ल का वाक़या हुआ था नूर मुकद्दम का, मखदूम का, उसका वो तो एक ओपन एंड शट महीने हो गए, और अब तक तो फांसी हो जानी। तो जब आप रेड ये कहते हैं ना, इस तरह के मर्डर को आप सजा नहीं दे सकते, तो व्हाइट कॉलर क्राइम और ज्यादा मसला हो जाता है। तो बात ये हुई, मतलब एक इख्तिसार के साथ फिर हम राउंड अप करें कि इमरान खान साहब का मतलब है, उनकी गलतियां अपनी जगह, उनकी मजबूरियां अपनी जगह, ऑब्जेक्टिव जो कहते हैं मारूदी हालात भी मुश्किल थे। फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हुआ कि उन्होंने जो गलती की, उन्होंने जो पैदर पे गलतियां की, उनकी टीम के चुनाव में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां रही, और सबसे बड़ा माशी महाज पर वो अपनी। ठीक है, रज़ा रूमी साहब की तरफ मैं आ जाती हूँ। आमिर ज़िया साहब का मेरे ख्याल से स्काइप का कोई इशू हो गया। रज़ा रूमी साहब, आप सुन रहे हैं आमिर ज़िया साहब को? वो कह रहे हैं कि हर 2-3 साल के बाद इसी तरह की किसी भी गवर्नमेंट के लिए हमें सिचुएशन नज़र आती है कि ऐसा लगने लगता है कि जो मुख्तदर हल्के हैं उनके खिलाफ हो गए हैं और वो डिलीवर नहीं कर पाए, तो आवाम की तवक्कुआत जब कोई जमात अपोजिशन में होती है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, तो वो तो इन तवक्कुआत को एक्सप्लॉइट करते हैं, उन्हीं के बेस पे वोट लेकर वो जब गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर वो उसी तरह की चीज़ें करते हैं जैसे पिछले सियासतदान कर चुके हैं। यही चीज़ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में भी देख रहे हैं। उनके बहुत सारे रहनुमा यही बात करते हैं, देखिए हमारे सिस्टम में ख़राबी है, हमारे इदारे इस तरह के हैं, हमने ये करना था, हम कर नहीं पाए। तो मसला फिर है क्या? अवाम जो है, इसका मतलब है कि आगे कोई आने वाली जमात अगर इस तरह की बात करती है, अवाम की उम्मीदें बढ़ाती है, तो अवाम को क्या भरोसा नहीं करना चाहिए उनके ऊपर? जी देखिए, आपने तो एक सवाल में कई सवाल कर डाले। बुनियादी बात जो आमिर ज़िया साहब कह रहे हैं वो ठीक है कि हर 2-3 साल बाद ना सिर्फ ये होती है, बल्कि लोग स्पेक्युलेट करना शुरू हो जाते हैं कि ये हुकूमत गई, अब निकाली जाएगी, अब तब्दीली हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और है। यहाँ भाई मामला जो है ज़्यादा संगीन और ज़्यादा सीरियस है, और उसको साफ कहना, उसको देखना जो है वो ज़रूरी है। और उसकी सबसे पहली जो निशानी है, या यूँ कहिए सबूत है, वो माशी नाकामी है, और मईशत को बेहतर अंदाज में ना चलाने का जो पूरा एक हमने 3-3.5 साल में एक प्रोसेस देखा है, ये सब उसी का शाखसाना है। आप देखिए ना कि एक हमारे मुल्क में जो मईशत का कैप्टन होता है, एक तरह से वो सेक्रेटरी फाइनेंस होता है। यहाँ पर 3 साल में 6 बार सेक्रेटरी फाइनेंस को बदला जा चुका है। तकरीबन 7 चेयरमैन जो हैं FBR के वो बदले जा चुके हैं। अगर आप दीगर अफसरान को देखें, बल्कि खुद जो फाइनेंस एडवाइज़र है, मेरे ख्याल से अब दूसरे या तीसरे हैं इस वक्त। तो आप ये इस तरह से तो किसी भी पॉलिसी की कोई स्टेबिलिटी नहीं आती। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला जो है वो आज के दिन और आज के साल जो है वो उनकी माशी अबतरी का है। पिछले 3 साल में पाकिस्तानियों की फीकस आमदनी जो है वो 40% उसमें कमी वाक़ई हुई है। ये हकायक हैं, वो तल्ख हकायक जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आप इन्फ्लेशन और महंगाई की बात भी हो रही है, वो भी आप देखिए तो इस खित्ते में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है। उसमें कुछ तो आलमी मसाइल हैं, मसलन तेल की कीमतें ऊपर गई हैं, बिल्कुल ठीक है, कोविड-19 इसका असर है। मगर इसके साथ साथ जो वो माफियाज जिन्होंने चीनी की, आटे की किल्लत पैदा की, अभी खाद की किल्लत पैदा हुई है काश्तकारों के लिए, सीजन है इस वक्त उनकी फार्मिंग का। या इसके अलावा आप मजीद देखिए LNG की जो किल्लत है और उसको बर वक्त ना लेना, ये सब जिम्मेदारियां आती हैं हुकूमत वक्त पे, चाहे पिछलों की गलती हो या उससे पिछलों की गलती हो, या 30 साल की गलती हो, 22 साल की गलती हो। इस वक्त जिम्मेदारी जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट पर ही आती है। तो ये जो एक तरीकाकार रहा है, उसकी वजह से मकबूलियत PTI की नीचे गई है। उसका सबूत तो उनका जो किला था खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें पहले
फेज के जो नताइज है G17 डिस्ट्रिक्ट्स में, वो बड़ा वाजे हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान जिसका के मजाक उड़ा उड़ा के पीटीआई और पीटीआई के लीडर्स और सब ने कोई कमी नहीं, कसर नहीं छोड़ी हुई थी, वो वहां पर सबसे ज्यादा नशिस्तें ले गए हैं, सबसे ज्यादा मेयर्स उनके तहसील लेवल पे और शहरों में इलेक्ट हुए हैं। कि ऐसा क्यों हो गया, उनको क्या क्या निकाल गया, मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने उनकी तरफ देखा क्योंकि वो भी कंसिस्टेंटली एक ऑपोजिशन की कर रहे हैं। ऑपोजिशन की पार्टियां हैं वो तो आपको पता ना, कभी डील के चक्कर में होती हैं, कभी खामोश होती हैं, कभी ज्यादा बोलती हैं, कभी आगे कभी पीछे। रज़ा रूमी साहब, अब ये लोग फिर इशारे भी तो दे ही लगते हैं ना, इनके बयानात से ऐसा महसूस होता है कि वाकई में अब इनके साथ शायद किसी ने राब्ता किया है। जरदारी साहब खुलेआम उन्होंने ये बात की है एक जलसे में या अपने रहनुमाओं से एक स्टेज पर खड़े होकर के मेरे पास आए थे कि कोई फार्मूला बनाएं, तो मैंने उनको वापस भेज दिया कि आप लोग पहले इसको घर भेजें, उसके बाद हम मुल्क को ठीक करेंगे। जी देखिए, इशारे वो बिल्कुल देते हैं, बयानात वो दे रहे हैं, शुरू से दे रहे हैं, लेकिन देखिए आप ये भी नोट कीजिए कि खुद यहाँ पर जो मौजूदा सिस्टम है उसको हाइब्रिड निज़ाम कहा जा रहा है। कामरान खान साहब हमारे बहुत ही सीनियर जो हैं जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनसे सीखते हैं। ये उन्हीं की इख्तरा शुदा एक फ्रेज है और भी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया। तो हाइब्रिड निज़ाम में गुफ्तगू चलती है, पावर जो होती है इंतकाल इक़्तिदार मुकम्मल नहीं होता, शेयर किया जाता है, तो इसीलिए वो रवाबित भी होते हैं, रवाबित दोनों तरफ से होते हैं। अभी पहले जिक्र हुआ कि नवाज शरीफ जो सबसे ज्यादा कन्विक्टेड थे या उनके खिलाफ केसेस थे वो मुल्क से चले गए। कैसे चले गए? नवाज शरीफ क्या इतने ताकतवर है कि वो उनके पास पैसे तो हैं उनके पास कि वो अपना जहाज लेके उसमें बैठ के तो निकल गए, रफू चक्कर हो गया अस्पताल से? कतई नहीं। उनका बाकायदा इसी काबीना के मेंबरान ने उनको जाने की इजाजत दी। पसे पर्दा कुछ और भी मामला तय हुए होंगे, कोई बातचीत हुई होगी, कोई इजाजत मिली होगी, वगैरह वगैरह।